अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MD के 2026 की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी का पोर्शन। इंटर बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी से स्टार्ट करें। क्लास 12th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सही है, तो साथ साथ हम जो इसके जो हम होम्योस्टेसिस है या बाकी जो चैप्टर्स हैं MD के रिलेटेड वो भी हम अपलोड करेंगे। तो आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी हम वीडियो आगे शेयर करेंगे, आगे अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह अपलोड भी करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक MD के स्टूडेंट हूँ जो कि रिसेंटली प्रिपरेशन कर रहा हूँ MD के 2026 के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ जो खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके रिलेटेड जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि जो मेरे साथ जो दूसरे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो होम्योस्टेसिस क्या है? तो होम्योस्टेसिस की पहली पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये डिस्कवर किसने किया होम्योस्टेसिस। ये तो लाजमी पढ़ना चाहिए ना। तो ये डिस्कवर किसने किया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है वॉल्टर बी केनन। वेल्टर बी केनन नाम से एक साइंटिस्ट था। उसने टर्म होम्योस्टेसिस को डिस्कवर किया। अभी उसने कोई ना कोई डेफिनेशन दी होगी इसको डिफ़ाइन किया होगा। तो उसने किन अल्फाज में इसको डिफ़ाइन किया तो वो हम लिख रहे हैं। उसने इसको एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस कहा। इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है। ये प्रोसेस किस में हो रहा है? किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। सही है, अपने ही आप। इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। अभी इसमें होता क्या है? बाय विच ऑर्गेनिजम्स या जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं वो भी सही होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन स्टेबिलिटी while adjusting to the changing conditions. While living organisms maintain stability while adjusting to the changing conditions। सही है, ये उसने इसकी डेफिनेशन की। इसने कहा कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम अपने जो है अंदर के एनवायरनमेंट को एक मेंटेन करके रखता है, चाहे बाहर की एनवायरनमेंट कैसी भी हो। चाहे से फॉर एग्जांपल बाहर जो है अभी सर्दियाँ चल रही है तो ठंड है, जो बाहर का टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ है, लो है। तो ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज़ है तो उसके साथ ही साथ जो अंदर का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो गया है। तो ऐसी बात नहीं है। अंदर का टेम्परेचर एक फ़िक्स लिमिट तक के से फॉर हम कहते हैं ना कि बॉडी का टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे ना ऊपर है ना नीचे। ये एक फ़िक्स टेम्परेचर बॉडी का। सही है, तो इससे ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। सही है। अगर बाहर की कंडीशंस, बाहर की इन्वायरमेंट चेंज भी होती है, से फॉर अगर बहुत हॉटनेस हो रही है, ज़्यादा हॉटनेस हो रही है, तो इसमें मिनिमम सा चेंज आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। जिसे हम 0.1% भी कहें तो भी बहुत मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत मिनिमम सा चेंज आता है।
तो ये किस वजह से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेसिस की वजह से आता है। अगर ये होम्योस्टेसिस ना हो तो जैसे ही बाहर का एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा तो वैसे ही अंदर का ही एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा। और अगर अंदर का एनवायरनमेंट गर्म हो गया तो आपको पता ही है क्या होगा। अंदर का एनवायरनमेंट गर्म हो गया तो ब्लड हमारा बहुत गर्म हो जाएगा। ब्लड गर्म हो गया तो हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो एंजाइम्स जिसे हम कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देंगे, डीनेचर होना शुरू कर देंगे। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट तक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो हमारे जो बॉडी में जो भी डिफरेंट तरह के जो वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उसको भी बाहर से, अब ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू कोई वेस्ट मटेरियल ज़रूर प्रोड्यूस होगा। अब ऐसा नहीं कि वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर ही पड़ा रहे, वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाएगा। अब आप पूछेंगे वो बाहर क्यों निकाला जाएगा, क्यों अंदर नहीं रह सकता? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ कि वेस्ट मटेरियल जो है, हमारा यूरिन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो यूरिन असल में क्या होता है? यूरिन जो है उसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो अल्कलाइन होती है वो अगर बॉडी के अंदर रहती है तो वो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। तो इसलिए उस वेस्ट मटेरियल का निकलना ज़रूरी है। तो इस तरह के कई प्रोसेस है जो होम्योस्टेसिस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। अगर होम्योस्टेसिस ना हो तो ये कंट्रोल नहीं किए जाएंगे, हमारी बॉडी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। सही है। और आगे इसकी पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हम बात कर रहे हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू हम इन्वायरमेंट बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कौन कौन से? एक वो वाले जिसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और दूसरे वो जिसे हम एक्वेटिक कहते हैं, अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में क्या डिफरेंस है? टेरेस्ट्रियल वो एनिमल्स, इतना तो आपको पता ही है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में क्या डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो वो जानदार, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे पाए जाएँ, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अर्थ पे पाए जाएँ, मतलब अर्थ पे तो वैसे वो एक्वेटिक भी अर्थ पे होते हैं, पर वो जो टेरेस्ट्रियल हम सिंपल सा ऐसे कह लें जैसे हम जो पानी, अभी सिंपल से हम पहले ये कॉन्सेप्ट समझें एक्वेटिक क्या। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम एक्वेटिक कहते हैं। जो पानी के अलावा दूसरे इलाकों में रहते हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसान वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, एक्वेटिक में या टेरेस्ट्रियल में, तो आपको पता ही है हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। हम जो है पानी के अंदर नहीं रहते हैं। पानी के अंदर अगर हम रह भी सकते तो थोड़ी देर के लिए ही रह सकते, ज़्यादातर नहीं रह सकते। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में ही रहते हैं, उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही पूरी पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि हम फिश के लें, जैसे कि हम डॉल्फिन के लें, ऐसे तरह के कई सारे जो है जानवर हैं, कई एनिमल्स हैं, कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। अभी ये दो डिफरेंट कंडीशंस मैंने आपको इसलिए बताई कि इन दो कंडीशंस की इन्वायरमेंट बिल्कुल एक दूसरे से चेंज है। इन्वायरमेंट इसकी चेंज है। अब हम अगली वीडियो में ये डिटेल से पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से अपनी जो है होम्योस्टेसिस का काम जो है कंटिन्यू रखते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स के जो एनिमल्स है वो अपने होम्योस्टेसिस को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका सारा प्रोसीजर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप सिंपल सा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं तो वो टॉपिक भी शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के शेयर कर दूँगा।